वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 12 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर हुआ था 2021 में, उस पेपर को आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पार्ट ए जो आता है सेक्शन ए, उसमें एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्री कौन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, आपकी वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सेकंड आपका है, स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र होता है। सब्स्टिट्यूट गुड जो होती हैं उसमें क्या होता है, मतलब ये वस्तुएं क्या होती हैं, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की जो मांग है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो स्थानापन्न वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, इसलिए मांग वक्र आपका कैसा होगा? इसमें धनात्मक होगा, पॉजिटिव स्लोप का होता है। अगला है, यदि केले की कीमत में 20% वृद्धि होने से उसकी मांग जो है 20% गिरती है, तो केले की मांग की लोच क्या होगी? देखिए यहाँ पे प्राइस में जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है? 20% का चेंज हुआ है। और डिमांड मांग में जो परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है, वो भी कितना हुआ है? 20% का। जब दोनों में इक्वल रेशियो में चेंज होता है, समान अनुपात में परिवर्तन होगा, तो जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होती है? इक्वल टू 1 होती है। यूनिटरी इलास्टिक इसको हम कह सकते हैं। इलास्टिसिटी जो है वो क्या है? इक्वल टू 1। इकाई लोचदार मांग कहा जाएगा जब कीमत और मांग में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, जिस बिंदु पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है, सीमांत उत्पादन, जो आपका टोटल प्रोडक्शन है, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, ये हमने टोटल प्रोडक्शन का कर्व बनाया। अब टोटल प्रोडक्शन आपका इस जगह मैक्सिमम है, तो जहां पे मैक्सिमम है उस समय मार्जिनल प्रोडक्शन आपका क्या होगा? जो सीमांत उत्पादन है वो कितना होता है? 0 होता है, 0 होगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन होगा इसमें बी। कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा, जब टोटल प्रोडक्शन कितना होता है? मैक्सिमम। नेक्स्ट देखिए, अल्पाधिकार बाजार की विशेषता। ओलिगोपोली मार्केट जो होता है उसमें क्या होता है, किसी वस्तु के विक्रेता जो होते हैं वो कम संख्या में होते हैं, केवल एक विक्रेता तो नहीं होता। ये आपका किस में होता है? मोनोपोली में। तो ये तो नहीं हो सकता है। विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, ये आपकी किस में होती है? मोनोपोलिस्टिक में हो सकती है या परफेक्ट कंपटीशन में। पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, ये भी नहीं हो सकता है। समरूप वस्तु का जो उत्पादन है वो आपका किस में होता है? परफेक्ट कंपटीशन में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। कीमत दृढ़ता पाई जाती है, प्राइस रिजिडिटी होती है अल्पाधिकार बाजार में। ठीक है, अल्पाधिकार बाजार में अगर मांग वक्र बनाते हैं तो ये आपका लोचदार होता है, नीचे होता है बेलोचदार। ठीक है, और यहाँ पे ये प्राइस रिजिडिटी है, मतलब प्राइस में चेंजेस होने की जो कंडीशन है, प्रवृत्ति है, वो नहीं पाई जाती है। मतलब प्राइस इसमें एक तरह से क्या होती है? स्थिर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइस रिजिडिटी। अगला है, मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण है इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं। मतलब इंटरमीडिएट गुड क्या होती हैं? किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में हम जिसका भी यूज करते हैं वो आपकी क्या है? इंटरमीडिएट गुड होगी, मध्यवर्ती वस्तु होगी। तो यहाँ पे देखिए, मोबाइल आपका है, टेलीविजन और रोटी, ये आपकी क्या होगी? अंतिम वस्तु होगी, फाइनल गुड्स में आएगी। जबकि जो आटा है वो एक तरह से क्या होगा? मध्यवर्ती वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। अगला है, वस्तु के बदले वस्तु खरीदने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, जो एक्सचेंज होता है ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, इसको आप कहते हैं बार्टर सिस्टम कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाएगा। अगला है, एक देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ठीक है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। हर एक देश में केंद्रीय बैंक होता है। अगला है,
बचत की सीमांत प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर आपको निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इनकम आय में परिवर्तन होने से बचत में जो परिवर्तन होगा इसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहेंगे। एमपीएस इक्वल टू आपका क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और केवल एस अपॉन वाई आपका क्या है, औसत बचत प्रवृत्ति है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अगला देखिए, निम्न में से राजस्व प्राप्ति की मद, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, ऐसी इनकम, सरकार की ऐसी इनकम जो उसे वापस चुकानी नहीं पड़ती है, जब सरकार की उससे परिसंपत्तियों में कमी नहीं आती है, ठीक है, जिससे एसेट्स कम नहीं होती हैं या जो उसको वापस नहीं देनी पड़ती, उनको मतलब उसकी जो देनदारियां हैं, लाइबिलिटीज वो क्रिएट नहीं होती, उन सभी को हम क्या कहेंगे, राजस्व प्राप्ति कहेंगे। तो देखिए राजस्व प्राप्ति आपकी कौन सी होती है, टैक्स रेवेन्यू या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू हो सकती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। बाकी जैसे लोन जो है, ठीक है, चाहे वो नेट डोमेस्टिक लोन हो, निवल घरेलू ऋण हो, या फिर विदेशों से लिया गया ऋण हो, या फिर लोन अगर ले रखा है उसका रीपेमेंट अगर ऋणों को वापसी की जाती है तो भी ये क्या आपकी किस में आएगी, कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगी। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट पूछा हुआ इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो है पूरक वस्तुओं का एक उदाहरण। ठीक है, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग की जाती है, ठीक है, जिनसे लोगों की जो आवश्यकता है वो साथ साथ पूरी होती है। जैसे चाय और चीनी आपकी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, पूरक वस्तुएं हैं। उत्पादन के सक्रिय साधन का नाम लिखिए। ठीक है, एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो खुद काम करता है ऐसा साधन कौन सा है आपका, लेबर, श्रम। ठीक है, बाकी के सारे साधन जो है उनका प्रयोग करने के लिए क्या होता है, व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अगला है सीमांत लागत की गणना का सूत्र। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट है उसको हम कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट में चेंज कितना हुआ अपॉन आउटपुट में कितना चेंज हुआ। ठीक है, उत्पादन में परिवर्तन और कुल लागत में परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। यहाँ डेल्टा टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन अपॉन उत्पादन की इकाइयों में परिवर्तन, दोनों एक ही बात है। ठीक है, डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू लिखिए या डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू लिखें, इन दोनों फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। और एक और फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है, टोटल कॉस्ट टीसीएन माइनस TCN-1। अगला है स्थानीय बाजार किसे कहते हैं, लोकल मार्केट मतलब जिसमें किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता जो होते हैं वो किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, स्थानीय बाजार कहेंगे, लोकल मार्केट। जैसे अगर हमें दूध की आवश्यकता है, सब्जी की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे आसपास जो विक्रेता होते हैं उन्हीं से हम उन चीजों को खरीद लेते हैं। अगला है विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन किस बाजार की प्रमुख विशेषता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो ये किसमें पाया जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार जिसको हम कहेंगे। अगला है आय के चक्राकार प्रवाह मॉडल की एक आवश्यक शर्त लिखी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो मॉडल है उसमें क्या माना जाता है, अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं। ठीक है, दो क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक आपका फर्म है, दूसरा कौन सा है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर और बिजनेस फर्म। दूसरा कि जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी सारी की सारी जो इनकम है उसको क्या कर देते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के ऊपर खर्च कर देते हैं। फर्म का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी एक आवश्यक शर्त यहाँ पे लिखनी है। अगला है मुद्रा। ठीक है, मनी क्या होती है उसको आपको डिफाइन करना है। तो मुद्रा क्या होती है, जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक के रूप में प्रयोग किया जाता है और सभी लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, और सारे लोग उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मनी कहेंगे। अगला है बैंक के पास 10,000 रुपए की जमाएं हैं और CRR कितना है, 20%। तो साख गुणक क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट मल्टीप्लायर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/CRR। तो ये हो जाएगा आपका 1/20%। ठीक है, और 20% का मतलब क्या होता है आपका 20/100। और इसको आप अगर आगे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 100/20 इक्वल टू कितना आएगा, 5। इसका मतलब साख गुणक जो आपका है क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो कितना होगा, 5 होगा।
तो यहाँ पे आपके पास में बैंक जमाएं दे रखी थी, इसका कोई भी यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमको क्रेडिट मल्टीप्लायर पूछा है, साख गुणक, तो साख गुणक का फॉर्मूला आपका 1/CRR होता है, तो इसका हमको यूज ही नहीं करना, ठीक है, ये आपको एक कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे रखा है। अगला है किन्स के अनुसार उपभोग पर प्रमुख रूप से किसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जो कंजप्शन होता है उसके ऊपर मुख्य रूप से, इसको आप कैसे लिखते हैं, कंजप्शन इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। उपभोग सी का मतलब आपका क्या है, कंजप्शन, उपभोग किसके ऊपर निर्भर होता है, इनकम, वाई के ऊपर, ठीक है, वाई मतलब इनकम मतलब आय के ऊपर निर्भर करता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इनकम, आय। अगला है संतुलित बजट बराबर कुल आय बराबर, ठीक है, बैलेंस बजट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय क्या होते हैं, बराबर। जब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू दोनों क्या है, इक्वल, कुल आय और कुल व्यय बराबर है, तो इसको आप क्या कहेंगे, संतुलित बजट कहेंगे। फिर आपका स्टार्ट होता है सेक्शन बी, खंड ब में पहला प्रश्न आपका है मांग को निर्धारित करने वाले किन्हीं दो तत्वों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, किसी वस्तु की जो मांग होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं, उस वस्तु की कीमत के ऊपर, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी वस्तु की कीमत के ऊपर निर्भर करेगी, संबंधित वस्तुओं की कीमतों के ऊपर निर्भर करेगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फिर कंज्यूमर की जो इनकम है, उपभोक्ता की आय, उसके ऊपर निर्भर करती हैं। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके ऊपर निर्भर करती हैं। तो कोई भी आपको यहाँ पे दो तत्व लिखने हैं। अगला है मांग के नियम के दो अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब मांग का नियम क्या कहता है, कीमत बढ़ने पर मांग क्या होगी, बढ़ेगी, अब कम हो जाएगी, और कीमत जब घटती है तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, ये आपका मांग का नियम है। और इसका अपवाद क्या होगा, जब कीमत बढ़ने पर मांग कम नहीं होती है, या फिर जब कीमत घट जाए तो मांग नहीं बढ़ती, उसको आप क्या कहोगे, अपवाद। और ऐसा कब होता है, एक तो आपका होता है गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में, ठीक है, गिफिन विरोधाभास आपका क्या है, अपवाद का उदाहरण है। जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, आवश्यकता वाली वस्तुएं होती है, आवश्यक वस्तुएं, वो भी आपका क्या होगा, इसका अपवाद होगा। अगला है खुदरा एवं थोक बाजार में अंतर, ठीक है, रिटेल मार्केट में क्या होता है, जिसमें वस्तु की छोटी मात्रा का लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, इसलिए इसमें कीमत क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। जबकि होलसेल मार्केट में क्या होता है, वस्तु की जो इकाइयों का क्रय विक्रय होता है वो बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय होता है, अधिक मात्रा में क्रय विक्रय होता है, जिससे उसकी प्राइस कीमत क्या होती है, कम होती है। अगला है भारत में एकाधिकार के किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, भारत में अगर आप देखो तो दो सेक्टर ऐसे कौन कौन से हैं जहां पे आपको मोनोपोली देखने को मिलती है। तो एक तो आपका हो गया रेलवे, ठीक है, दूसरा आपका हो गया जो आणविक ऊर्जा होती है, एटॉमिक एनर्जी हो गया आपका, जैसे करेंसी हो गया आपकी, ठीक है, नए जो नोट इश्यू किए जाते हैं, करेंसी निर्गमन है वो केंद्रीय बैंक के पास में है। तो ये सब इनमें से आपको केवल दो उदाहरण आपको यहाँ पे बताने हैं। अगला है आय का चक्राकार प्रवाह का रेखा चित्र बनाइए। तो इसमें आप एक तरफ क्या लिख लोगे, फर्म, दूसरी तरफ आप क्या ले लोगे, कंज्यूमर, उपभोक्ता। फिर उपभोक्ता क्या करता है, अपनी फैक्टर सर्विस देता है, साधन सेवाएं उपलब्ध कराता है फर्मों को, और फर्में क्या करती हैं, उपभोक्ताओं को गुड्स एंड गुड्स देती हैं, ठीक है, वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। फिर उपभोक्ता क्या करता है, अपना जो खर्चा होता है उसको आप क्या कहोगे यहाँ पे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय होता है। इसी तरीके से जो व्यक्ति फर्मों में काम करेगा तो फर्म उनको क्या करेगी, भुगतान करेगी, फैक्टर पेमेंट किया जाएगा, साधन भुगतान किया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है यहाँ पे। अगला है राष्ट्रीय आय गणना की कोई दो प्रॉब्लम बतानी है आपको, यहाँ पे दो डिफिकल्टी कौन कौन सी आती हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की बहुत सारी होती है, जैसे कि अवैधानिक क्रिया होती है, इलीगल एक्टिविटीज हो गई आपकी, दोहरी गणना, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, शिक्षा, ठीक है, अशिक्षा का स्तर हो सकता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना हिसाब किताब नहीं रखते हैं। तो बहुत सारी समस्या होती है जो राष्ट्रीय आय की गणना में आती हैं। तो यहाँ पे आपको केवल दो कठिनाइयां, दो समस्या लिखनी है। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई दो कठिनाइयां, ठीक है, डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। वस्तु की कीमत जो होती है, ठीक है, उसको मापना एक तरह से क्या होता है, इसमें कठिन होता है, मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का कितना लेन देन होगा उसको मापना एक तरह से क्या होगा, कठिन होगा। स्टोर नहीं कर सकते हैं भविष्य के लिए हम वस्तुओं को, नहीं तो वो क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे केवल दो कठिनाइयां ही बतानी है। अगला है प्रेरित निवेश, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर निर्भर करता है, इनकम या प्रॉफिट के ऊपर।
आय बढ़ने के साथ साथ में जो निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्ट बढ़ेगा, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेरित निवेश कहेंगे। फिर है अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान। इसके बारे में आपको पक्ष में दो कोई तर्क देने हैं, ठीक है, कि जो इकोनॉमिक्स है वो आपका क्या है? साइंस है। तो यहाँ पे आपको आर्गुमेंट करना है, कोई भी दो बताने हैं। तो देखिए विज्ञान में क्या होता है, किसी चीज का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो अर्थशास्त्र में भी हम क्या करते हैं? क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में भी क्या होते हैं? विज्ञान की तरह विज्ञान में बहुत सारे जैसे नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, तो अर्थशास्त्र में भी क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम हो गया आपका, कंज्यूमर्स क्या हो गया, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस हो गया, उपभोक्ता की बचत, जैसे बहुत सारे सिद्धांत इसमें भी होते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है वो आपका विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसा कि साइंस के द्वारा भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम अर्थशास्त्र के द्वारा भी कर सकते हैं। फिर अथवा में आपका है कि अर्थशास्त्र कला है, इसके बारे में आपको पक्ष में तर्क देना है। तो अर्थशास्त्र में मतलब कला में एक तरह से क्या होता है? किसी भी कार्य को किस ढंग से किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में भी हम क्या करते हैं? विभिन्न समस्याओं का हल करते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका हल केवल अर्थशास्त्र के द्वारा ही किया जा सकता है। आर्थिक समस्या ऐसी होती है जिनको हम इसी के द्वारा हल कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में आपको यहाँ पे दो तर्क बताने हैं। अगला है पूर्ति को प्रभावित करने वाले दो तत्व, ठीक है। सप्लाई जो होती है उससे बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। एक तो उस वस्तु की कीमत प्रभावित करेगी, कीमत ज्यादा होने पर पूर्ति क्या होगी? बढ़ेगी। उत्पादन के साधनों की कीमत प्रभावित करेगी, लाभ की प्रत्याशा प्रभावित करेगी, ठीक है, समय प्रभावित करेगा कि अल्पकालीन समय है या दीर्घकालीन। तो बहुत सारे तत्व क्या करते हैं? पूर्ति को प्रभावित करते हैं। सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो प्रभावित करती है। तो यहाँ पे आपको दो को ही एक्सप्लेन करना है। अगला है पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण लिखना है, ठीक है। टू रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, कि लॉ ऑफ सप्लाई आपका क्या है? प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी, कीमत बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है? बढ़ती है, और कीमत घटने पे पूर्ति क्या हो जाती है? घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसके क्या कारण है? तो सबसे पहला है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो इससे प्रॉफिट, लाभ की संभावना भी क्या होगी? बढ़ेगी, जिससे उत्पादक क्या करेंगे? ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे, जिससे पूर्ति, सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा, लाभ बढ़ रहा है एक तो, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया इसमें कि जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो लाभ बढ़ता है, उसको देख के बाजार में क्या होंगे? नए उत्पादक आएंगे, नए प्रोड्यूसर आएंगे, नई फर्म आएगी। नई फर्म आएगी तो प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? पूर्ति क्या होगी? बढ़ेगी। तो आपको यहाँ पे दो कारण एक्सप्लेन करने हैं। अगला है निम्न तालिका में औसत आगम AR, एवरेज रेवेन्यू क्या होती है? ये आपको कैलकुलेट करना है। तो एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल रेवेन्यू में उत्पादन की इकाइयों का डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 8 में 1 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? सबसे पहले 8। फिर 16 में 2 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 24 में 3 का डिवाइड करोगे 8 आएगा। 32 में 4 का डिवाइड करोगे 8 आएगा। सब जगह यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? 8। तो AR आपको कैसा निकालना है? टोटल रेवेन्यू, कुल आगम में वस्तु की जो इकाइयां हैं उसका हम भाग दे देंगे, ठीक है। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ गुड्स। अगला है निम्न तालिका में सीमांत आगमन की गणना कीजिए। मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालनी है, तो टोटल रेवेन्यू में चेंज कितना आ रहा है? तो देखो सबसे पहले तो आपका 10 आ जाएगा। फिर देखिए 20 में से 10 को माइनस कर देना, यहाँ पे भी आपका 10 आ जाएगा। फिर 30 में से 20 को माइनस कर देना, 10 आ जाएगा। 40 में से 30 को माइनस कर देना, 10 आ जाएगा। तो MR जो है वो भी क्या आ रहा है? सब जगह सेम आ रहा है। सब जगह कितना आ रहा है? 10 10 10। ऐसा आना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमारे पास में जो नंबर दे रखे थे 10 20 30 40, इसलिए यहाँ पे सब जगह कितना आया? इक्वल आया। बाकी इक्वल आना कोई जरूरी नहीं है, जो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगला है बचत की औसत प्रवृत्ति को सूत्र द्वारा समझाइए, ठीक है। बचत की औसत प्रवृत्ति का सूत्र आपका क्या होगा? S/Y होगा, ठीक है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। कोई नंबर ले लीजिए कि सेविंग कितनी है? 100 है, इनकम कितनी है? 200 है, तो औसत बचत प्रवृत्ति कितनी होगी? ठीक है, 100/200 कर देना। मतलब जो भी आप नंबर लेते हो, न्यूमेरिकल आप एग्जाम्पल ले सकते हो, उसके आधार पर आपको उसको समझाना है। और दूसरा आपका बचत की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है? MPS। तो MPS क्या होती है? डेल्टा S/डेल्टा Y, ठीक है। इनकम में चेंज होने से
बचत में जो सेविंग में जो चेंज होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब डेल्टा एस का मतलब क्या है, बचत में परिवर्तन, डेल्टा वाई आपका क्या है, आय में परिवर्तन, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। फिर आपका खंड द है, सेक्शन डी है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन कौन सा है, 24 नंबर का है, राष्ट्रीय आय गणना की कौन सी विधि श्रेष्ठ है और क्यों, समझाइए। तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को मेजर करने की 3 मेथड है आपकी। सबसे पहले इनकम मेथड है, आय विधि, दूसरी आपकी है प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि, और तीसरी आपकी है एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। तो तीनों विधियों को आपको यहाँ पे समझाना है। और फिर सर्वश्रेष्ठ पूछा हुआ है, तो तीनों में से कोई सी भी सर्वश्रेष्ठ हम नहीं कह सकते, तीनों भी क्या, तीनों क्या हैं, अपनी अपनी जगह सही हैं। मतलब कोई भी एक विधि जो है वो श्रेष्ठ नहीं की जा सकती, सभी में क्या है, कुछ न कुछ कमियां हैं। तो तीनों विधियों का सम्मिलित रूप प्रयोग किया जाता है। अगला है, आपकी दृष्टि में राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है, नेशनल इनकम और जो आपका इकोनॉमिक वेलफेयर है, आर्थिक कल्याण। तो सामान्यतः क्या होता है, मापा जाता है कि जो जीएनपी आपकी है, राष्ट्रीय आय है, वो अगर बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ में जीएनपी, जीडीपी, ठीक है, इनमें से कुछ भी लिया जाता है कि जब ये बढ़ता है तो लोगों का जो कल्याण है, वेलफेयर है, वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इसके आधार पर आपको यहाँ पे समझाना है। और फिर इसकी कुछ कमियां हो सकती है, उसकी कुछ सीमाएं हो सकती हैं, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। अगला है, राजस्व बजट की प्राप्तियों एवं व्यय की मुद्दों को एक चार्ट के द्वारा आपको एक्सप्लेन करना है। जो रेवेन्यू बजट होता है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। राजस्व बजट आपका कौन सा होगा, राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दूसरा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। अब देखिए, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वहां पे इसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे आपके, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर आय, और इधर हो जाएगा आपका गैर कर आय। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका राजस्व व्यय है, उसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे, कौन सा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। अगला अथवा में आपका है कि पूंजीगत बजट की प्राप्तियों एवं व्यय को मदों के द्वारा स्पष्ट करना है। तो पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत बजट में आपका क्या होता है, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट्स होगी, पूंजीगत प्राप्तियां, और एक आपका होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कौन सा आ जाएगा, प्लान्ड एंड नॉन प्लान, योजनागत और गैर योजनागत व्यय होगा। इसी तरीके से जो कैपिटल रिसिप्ट्स आपकी होती हैं, तो इसका कोई भाग तो नहीं बनेगा। कैपिटल रिसिप्ट्स आपका क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा आपका आ जाएगा लोन, ऋणों से जो प्राप्तियां होती हैं। सेक्शन ई आपका है, इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन है। इसमें आपको मांग की कीमत लोच मापने की प्रतिशत विधि को समझाना है। परसेंटेज मेथड में आपका क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। और इसके आधार पर फिर आपको एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसके आधार पर आपको समझाना है। अगर इन दोनों का अनुपात 1 से ज्यादा होता है तो मांग की लोच क्या होगी, मोर देन 1, ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक कहते हैं। अगर जो लोच आती है आपकी इक्वल टू 1 आ सकती है, लेस देन 1 आ सकती है, इसमें कोई भी स्थितियां हो सकती हैं। इसी तरीके से दूसरी आपकी हैं ज्यामिति विधि, जो आपकी ज्योमेट्रिक मेथड होती है, उसमें हम क्या करते हैं, मांग वक्र के किसी एक बिंदु पर अगर लोच ज्ञात करनी है, और उसमें फॉर्मूला क्या होता है, मांग वक्र का निम्न भाग अपॉन मांग वक्र का ऊपरी भाग, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी, इक्वल टू 1। इससे ऊपर क्या होती है, 1 से ज्यादा होती हैं, इससे नीचे 1 से कम होती हैं। यहाँ पे इक्वल टू 0 होगी, और सबसे ऊपर यहाँ पे आपकी होगी अनंत। ठीक है, तो ये 5 स्थितियां होती हैं, ये आपको समझानी है। या फिर मांग की कीमत लोच मापने की कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या देखते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ने से लोगों का जो खर्चा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और कीमत घटने से खर्चा क्या हो जाए, बढ़ जाए। एक स्थिति आपकी ये हो सकती है, कीमत और व्यय में, एक्सपेंडिचर में सेम एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। दूसरा आपका अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, कीमत बढ़े तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, घट जाए, कीमत बढ़ने पर खर्चा क्या हो जाए, कम हो जाए। और दूसरा हो सकता है कि कीमत अगर घटे तो खर्चा क्या हो जाए, बढ़ जाए, या दूसरी स्थिति हो सकती है। और तीसरी कौन सी हो सकती है आपकी, कीमत बढ़े
या कीमत क्या हो, घटे। कीमत के बढ़ने या घटने पर जो आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है। तो ये तीन स्थितियों आपको यहाँ पे समझाना है। अगला है, पूर्ति में विस्तार एवं संकुचन को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ति में विस्तार को अगर आपको समझाना है तो क्या होगा, कीमत बढ़ने पर अगर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाए, ठीक है, जैसे देखिए कीमत बढ़ के माना कि ये हो जाए, तो कीमत बढ़ने से पूर्ति क्या हो गई, ये बढ़ गई है। तो ये डायग्राम आपका किसका बनाया मैंने, विस्तार का, एक्सटेंशन का। P से P1 कीमत हो गई है और मात्रा Q से Q1 हो गई है। तो ये क्या है आपका, पूर्ति में विस्तार, मतलब कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है। ये आपका क्या है, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। और संकुचन अगर पूछा जाए तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा आपका, वस्तु की कीमत है P, पूर्ति कितनी है Q, कीमत घट के P1 हो जाए तो कीमत घटने से कीमत ये आपकी घट गई है और पूर्ति भी क्या हो गई है, घट गई है। तो कीमत घटने से अगर पूर्ति घटती है तो ये आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचन है। इसी तरीके से अथवा में आपका है, पूर्ति में वृद्धि एवं कमी को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो पूर्ति में अगर वृद्धि होगी तो आपका जो ये पूर्ति वक्र है वो क्या होगा, देखिए वस्तु की कीमत है और ये पूर्ति है। अब इसी कीमत पर अगर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो पूर्ति वक्र आपका क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। अब पूर्ति बढ़ गई, क्या हो गई है, Q से Q1, पूर्ति वक्र आपका हो गया नया S1। और कीमत आपकी क्या है, वही है, पहले वाली, पहले O से लेकर P थी, अभी भी O से लेकर P है। मतलब उसी कीमत पर अगर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो इसको आप क्या होगा, कहोगे पूर्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये आपका इधर अगर बनाओगे ये आपका क्या है, इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम है। डिक्रीज इन डिमांड का अगर बनाना है तो ये स्थिति आपकी बन जाएगी, ठीक है। वस्तु की कीमत O से लेकर P है, पूर्ति कितनी है, O से लेकर Q। अब इसी कीमत पर अगर वस्तु की पूर्ति घट जाए तो पूर्ति घटने से Q से Q1 घट गई है। यह आपका क्या है, पूर्ति में कमी को दर्शाता है। बाजार पूर्ति को अनुसूची एवं रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो बाजार पूर्ति को समझाने के लिए आप क्या करोगे, एक तरफ तो ले लोगे वस्तु की कीमत, ठीक है, एक तरफ हम ले लेंगे वस्तु की कीमत 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए। फिर सप्लाई लेंगे हम पूर्ति, जैसे माना कि बाजार में दो उत्पादक हैं, दो फर्म हैं A और B। एग्जांपल में आप A B C 2 3 ले सकते हैं, तो हमने 2 ले लिया, ठीक है। A के द्वारा कितनी की जा रही है, माना कि 10 20 30। B के द्वारा कितनी सप्लाई की जा रही है, 20 30 40। इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ लोगे, A प्लस B। तो 10 प्लस 20 आपका हो जाएगा 30, 20 प्लस 30 करोगे 50, 30 प्लस 40 करोगे 70। इस तरीके से आपको तालिका बनानी है। तो ये आपकी क्या है, बाजार अनुसूची, बाजार पूर्ति की अनुसूची है। फिर अगला है कि मुद्रा के किन्हीं 6 कार्यों को यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है। तो मुद्रा क्या होती है, विनिमय का माध्यम होती है, मूल्य का मापक होती है, मूल्य का संचय करते हैं, स्थगित भुगतानों का मान होती है, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया आपका, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, डिफर पेमेंट के लिए उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे 6 कोई फंक्शन कार्यों को एक्सप्लेन करना है। फिर व्यापारिक बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का विस्तार से वर्णन करना है। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं, डिपॉजिट्स को स्वीकार करते हैं, उनको क्या करते हैं, लोन देते हैं, एडवांसिंग लोन, ठीक है। एजेंसी संबंधी कार्य किए जाते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 कार्यों को समझाना है। या फिर उत्तम आया था आपका, केंद्रीय बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, करेंसी का निर्गमन करता है, इश्यूइंग ऑफ करेंसी। फिर बैंकों का बैंक होता है बैंकर्स बैंक, सरकार का बैंकर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का बैंक होता है। फिर विदेशी मुद्रा को ये क्या करता है, अपने पास में विदेशी मुद्रा का संरक्षण होता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट कंट्रोल करता है, साख नियंत्रण करता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे केवल 3 कार्य स्पेशली लिखा हुआ था, तो केवल 3 कार्यों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। तो ये 2021 में बोर्ड एग्जाम का जो आपका प्रश्न पत्र आया था उसको हमने सोल्व किया।